हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। आई होप एवरीथिंग इज ओके एंड ऑल आर फाइन। सो आज हम फिर से कंटिन्यू करेंगे हमारा मेजर डोमेन ऑफ अर्थ चैप्टर नंबर 5 क्लास 6 ज्योग्राफी का। एटमॉस्फेयर से हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो एटमॉस्फेयर क्या बोल रहा है, देखो। द अर्थ इज सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ गैस कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ये तो हम पहले लेक्चर से ही पढ़े थे, जब हम डोमेन ऑफ अर्थ पढ़ रहे थे उस टाइम ही आपको बताया था। जो अर्थ है ना, वो सराउंडेड बाय लेयर ऑफ गैसेस। ऊपर अर्थ ना, ये अर्थ है ना, ये अर्थ ना, ये पूरा सराउंड हुआ एक लेयर ऑफ गैस। ओके, उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। दिस थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज इट इज एन इंटीग्रल इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ प्लानट। ये स्पेलिंग मिस्टेक है। ओके, इंटीग्रल होगा, इंटीग्रल एंड इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ प्लानट। ओके, ये बोल रहा है ये जो पतला सा ब्लैंकेट ऑफ एयर है ना, ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है प्लानट का डेवलपमेंट के लिए। फिर क्या बोल रहा है, इट प्रोवाइड्स अस विथ एयर। ये हमको एयर देता है जो कि वी ब्रेथ, जो हम ऑक्सीजन कर लेते हैं, और प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सनराइज। देखो इसमें ना एक लेयर होता है। ओके, अर्थ का आप देखेंगे आगे आएगा, ट्रोपोस्फीयर आएगा, स्ट्रेटोस्फीयर आएगा, मेसोस्फीयर आएगा, थर्मोस्फीयर आएगा। ओके, जो स्ट्रेटोस्फीयर आएगा ना, स्ट्रेटोस्फीयर मेसोस्फीयर, उसके उसमें ना एक हमारा ओजोन लेयर बोल के एक रहता है, जो क्या है ना, हम सन से जो यूवी रेस आता है ना, वो हमको प्रोटेक्शन करता है। अगर वो डायरेक्ट अगर हमारे स्किन के ऊपर गिरेगा ना, तो हम लोग को स्किन कैंसर होने का चांसेस रहता है, स्किन कैंसर होगा। तो इसीलिए वो हमको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो यही बोल रहा है कि इट प्रोवाइड्स अस विद द एयर वी ब्रीथ, जो हम ऑक्सीजन वगैरह लेते हैं, एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सनराइज। फिर क्या बोल रहा था, एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू हाइट, ये 1600 किलोमीटर तक एक्सटेंड हुआ है। फिर बोल रहा है एटमॉस्फेयर जो है ना, ये डिवाइड हुआ है 5 लेयर में। 5 लेयर क्या क्या है, बेस्ड ऑन कॉम्पोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज़। देखो ये फिर बोल रहा है जो हमारा 5 लेयर में डिवाइड हुआ है अर्थ का एटमॉस्फेयर, वो किस हिसाब से डिवाइड हुआ है। एक तो कॉम्पोजिशन हो गया, दूसरा टेम्परेचर हो गया, तीसरा अदर प्रॉपर्टीज हो रहा है। ओके, फिर बोल रहा है दीज लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम अर्थ सरफेस आर कॉल्ड। देखो ये अर्थ का सरफेस हो गया ना, सोचो ये अर्थ का सरफेस है। अगर इधर से अगर सीक्वेंस में जाएंगे ना, तो कैसे आएगा, ट्रोपोस्फीयर आएगा, फिर आएगा स्ट्रेटोस्फीयर आएगा, फिर आएगा मेसोस्फीयर, फिर आएगा थर्मोस्फीयर, उसके बाद आ जाएगा एक्सोस्फीयर। ओके, आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में क्या क्या आता है। ट्रोपोस्फीयर, फिर आएगा स्ट्रेटोस्फीयर, फिर आएगा मेसोस्फीयर, फिर आएगा थर्मोस्फीयर, फिर आएगा एक्सोस्फीयर। ये भी इसका ट्रिक है। देखो फिर नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ आपको। देखो ट्रिक में क्या है, दिखाऊंगा आपको। मेसोस्फीयर आपको तो पता है, जो मेसोस्फीयर है तो मेजो यानी कि मिडिल, ये बीच में तो रह जाएगा। मेसोस्फीयर यानी मिडिल हो गया। अब नीचे आएगा 2, ऊपर आएगा 2। ओके, और एक्सोस्फीयर यानी तो हमें पता है, एक्सो यानी कि आउट, यानी कि सबसे बाहर, तो ये सबसे ऊपर आ जाएगा एक्सोस्फीयर। ओके, और हम तो पढ़े हैं ट्रॉपिकल एरिया। ओके, ट्रॉपिकल एरिया यानी कि पहले से हम देख रहे थे। ओके, ट्रॉपिकल यानी एरिया यानी कि सबसे नीचे आएगा हमारा ट्रोपोस्फियर। ओके, ट्रोपोस्फियर के बाद आएगा हमारा स्ट्रेटोस्फियर, और ये तो हमारा हो गया मेसोस्फियर है सबसे मिडिल। फिर ये आ जाएगा हमारा क्या, थर्मोस्फियर। ओके, फिर ये आ जाएगा हमारा एक्सोस्फियर। ये देखो मेसोस्फियर यानी मिडिल में रह गया, और एक्सोस्फियर यानी कि सबसे आउट। ये तो 2 हो गया, और 3 कैसे याद रखेंगे, सबसे नीचे आएगा ट्रोपोस्फियर। ऐसे याद रखना, ट्रोपो मीन्स ट्रॉपिकल एरिया। ट्रॉपिकल एरिया कहाँ पे, अर्थ में है, तो इसीलिए अर्थ में ही रहेगा। तो पहले आएगा ट्रोपोस्फियर, फिर उसके ऊपर आएगा स्ट्रेटोस्फियर, बीच में आएगा मेसोस्फियर, फिर उसके ऊपर आएगा थर्मोस्फियर, थर्मोस्फियर के ऊपर आएगा एक्सोस्फियर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। फिर बोल रहा है क्या, द एटमोसफियर इज कंपोज्ड मेनली नाइट्रोजन ऑक्सीजन। जो एटमोसफियर है ना, ये मेनली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में मेड है, जो कि 99% क्लीन और ड्राई एयर है। ये हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम लोग के लिए ज़रूरत का नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन इंसान लेके क्या करेगा, ये सिर्फ प्लांट को चाहिए होता है। ओके,
फिर क्या बोल रहा है, नाइट्रोजन इज 78%, ओके 78% नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन 21% है। एंड अदर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड अदर कंप्राइज 1% बाय वॉल्यूम। ओके यही बोल रहा है, नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, और क्या क्या उसके साथ है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आर्गन हो गया और अदर गैसेस हो गया। ओके फिर क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीजन इज द ब्रीथ ऑफ लाइफ वाइल नाइट्रोजन हेल्प्स ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये जो नाइट्रोजन है ना, ऑर्गेनिज्म का लिविंग के लिए ज़रूरत होता है, और ऑक्सीजन जो होता है वो ब्रीथ ऑफ लाइफ, ऑक्सीजन हमारे ब्रीदिंग के लिए ज़रूरत होता है। ओके कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, ये बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट रहता है, और इसका एक इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, ये अर्थ जो अर्थ हमारा रेडिएशन करता है ना सनलाइट को, अभी यहाँ पे अर्थ हुआ, इधर से सनलाइट आ रहा है। ओके अभी इधर से सनलाइट आएगा तो अर्थ क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। ओके सनलाइट को, ये अगर अर्थ ऑब्जर्व किया तो ये हीट हो जाएगा, तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इसीलिए क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। ये रिफ्लेक्ट करने से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा एटमॉस्फेयर में रहता है ना, ये रिफ्लेक्टेड रेज को क्या करते हैं, ऑब्जर्व कर देते हैं। ओके ये ऑब्जर्व करने से क्या होता है, हमारा अर्थ, ओके हमारा अर्थ ना गर्म रहता है, ठंडा नहीं होता है। अगर ठंडा होगा तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे ना, इसीलिए ये अर्थ को वार्म रखता है। ओके ये यही बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, दो प्रेजेंट इन माइन्यूट अमाउंट, कम अमाउंट में है, एंड इज इम्पोर्टेंट एज इट एब्जॉर्ब हीट, ये हीट को एब्जॉर्ब करता है जो अर्थ रेडिएट करता है, एंड देयर बाय कीपिंग द प्लानट वार्म, ये प्लानट को वार्म रखता है। फिर क्या बोल रहा है, इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेते हैं ना खाना बनाने के लिए, हम लोग कैसे खाना बनाते हैं, तो प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, सनलाइट का प्रेजेंट में कार्बन डाइऑक्साइड लेके अपना खुद का खाना बनाता है, और वो क्या करता है, ऑक्सीजन और वाटर अमाउंट को आउट करता है, जो ऑक्सीजन की हम लोग को लिए ज़रूरत होता है। ओके फिर क्या बोल रहा है, द डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर इज वेरीज विथ हाइट। हाँ ये तो ठीक है, पता है हमको। देखो एटमॉस्फेयर का डेंसिटी जो है ना, वो हाइट के हिसाब से वेरी करता है। सबसे ज़्यादा डेंसिटी कहाँ पे रहेगा, अर्थ के नज़दीक रहेगा। जितना ऊपर ऊपर जाएंगे ना, उसका डेंसिटी उतना कम होते 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 जाएगा। ओके याद रखो, ज़्यादा डेंसिटी कहाँ रहेगा, अर्थ का लोअर लेयर में, और ऊपर ऊपर जाएंगे तो डेंसिटी कम होगा। फिर नेक्स्ट क्या है, ये देखो आपको बताया था ना स्लाइड में, ट्रोपोस्फियर, ये देखो अर्थ है, ट्रोपो यानी कि सबसे नज़दीक तो ट्रोपोस्फियर आ जाएगा, मीजोस्फियर तो सबसे बीच में आ जाएगा, मीजो यानी कि मिडिल। ओके आपको बस इसको याद रखना है। ट्रोपो के बाद आएगा स्ट्रैटो। स्ट्रैटो कैसे याद रखें, स्ट्रैटो मीन्स लेयर, स्ट्रैटो का एक्चुअल मीनिंग होता है लेयर, ऐसे लेयर 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 बनेगा। तो ट्रोपोस्फियर के ऊपर एक लेयर बना तो उसको बोलते हैं स्ट्रैटोस्फियर। ओके स्ट्रैटोस्फियर के बाद तो मीजोस्फियर, 5 में से 3 नंबर में आएगा मीजो, तो ये हो गया मीजोस्फियर। फिर आएगा थर्मोस्फियर, फिर आएगा आपका एक्जोस्फियर जो सबसे बाहर है। ओके एक्जो यानी आउट। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है, इट इज़ मैक्सिमम एट सी लेवल। जो आप जो डेंसिटी है ना, एयर का डेंसिटी मैक्सिमम एट सी लेवल, ये तो बताया था आपको, डिक्रीजेस रैपिडली एज वी गो अप। हम जैसे ऊपर ऊपर जाएंगे इसका डेंसिटी कम होते जाएगा एयर का। यू नो द क्लाइंबर्स एक्सपीरियंस प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग ड्यू टू डिक्रीज ऑफ डेंसिटी ऑफ एयर। ये बोल रहा है जो माउंटेनियर रहते हैं ना, जो माउंटेन वगैरह जो क्लाइंब करते हैं, उन लोग को ना ऊपर चढ़ने में ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वहाँ पे ना एयर का डेंसिटी कम हो जाता है, वहाँ पे ऑक्सीजन उतना अवेलेबल नहीं रहता है। इसीलिए वो लोग क्या करते हैं ना, एक सिलेंडर में ऑक्सीजन भर के जाते हैं वहाँ पे, जैसे उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं हो। ओके आपको दिखाऊंगा पिक्चर में है। फिर क्या बोल रहे हैं, दे हैव टू कैरी विद देम एन ऑक्सीजन सिलेंडर, ये तो बता रहा था आपको अभी, टू एबल टू ब्रीथ विथ हाई एल्टीट्यूड। टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेस एज वी गो अपवर्ड। देखो जैसे डेंसिटी है ना, एयर का डेंसिटी जैसे ऊपर ऊपर जाएंगे कम होते 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 जाता है। ओके वैसे टेम्परेचर भी क्या है, जैसे हम ऊपर ऊपर जाएंगे टेम्परेचर भी कम होते 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 जाएगा, यही बोल रहा है। टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेस एज वी गो अपवर्ड। एटमॉस्फेयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन अर्थ। ओके एंड दिस वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये जो प्रेशर एटमॉस्फेयर जो छोड़ रहा है ना, वो वेरीज करता है प्लेस टू प्लेस, कहाँ पे ज़्यादा होता है तो कहाँ पे कम होता है। सम एरिया एक्सपीरियंसेस हाई प्रेशर एंड सम एरिया लो प्रेशर। फिर क्या बोल रहा है, एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। याद रखो फ्रेंड्स
कि जो एयर है ना ये हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर को मूव करेगा। मूविंग ऑफ एयर इज नोन एज विंड। ओके, जो एयर का मूवमेंट है ना, मूविंग ऑफ एयर, उसको विंड बोलते हैं। फिर नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं क्या है। नेक्स्ट में आएगा हमारा, ये देखो, ये माउंटेनर कैसे ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जा रहा है ताकि उसको ऑक्सीजन का प्रॉब्लम ना हो ऊपर। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं बायोस्फीयर। ये हो गया एनवायरनमेंट रिलेटेड हो जाता है। ये आपको पूरा हायर स्टडी यानी कि आपको ग्रेजुएशन में भी ये काम में आएगा। इसका सब टॉपिक से रिलेटेड है और इसमें तो क्वेश्चन बहुत सारा आता है। ओके, तो देखो बायोस्फीयर में क्या है, इट इज़ ए नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लैंड वाटर एयर। पहला चैप्टर में पहली बारी में आपको बताया था मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ में जब शुरू किए थे बायोस्फीयर कैसा दिखता है। देखो ये एक ट्राई जंक्शन एरिया है, ये हो गया लिथोस्फीयर, ये हो गया हाइड्रोस्फीयर और ये हो गया एटमॉस्फेयर। ये तीनों का जो जंक्शन जगह है ना, इसको ये जहाँ पे मिलता है उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। यही बोल रहा है, द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन लैंड वाटर एंड एयर। ओके, ये देखो लैंड हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया। ओके, इसका कॉन्टैक्ट जोन में बायोस्फीयर बनता है। इट इज़ द जोन दैट लाइफ दैट इज़ यूनिक टू दिस प्लानट एग्जिस्ट। यहाँ पे लाइफ पॉसिबल होता है ये प्लानट का, जब लाइफ रहता है ना यही जगह पर रहता है। दे आर सेवरल स्पेसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट वेरी इन साइज फ्रॉम माइक्रोब्स टू एंड बैक्टीरिया टू ह्यूज मैमल्स। ये बोल रहा है ये जगह पे ना आपको डिफरेंट टाइप का स्पेसीज देखने को मिलेगा। सबसे छोटा माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, इस सब से लेके ह्यूज मैमल्स तक आपको देखने को मिलेगा। ओके, ये बायोस्फीयर में। फिर बोल रहा है ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन आर लिंक टू ईच अदर एंड बायोस्फीयर फॉर सर्वाइवल। यही बायोस्फीयर में सब ऑर्गेनिज्म वगैरह लिविंग करते रहते हैं, ओके, सर्वाइव के लिए। फिर बोल रहे थे ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फीयर में ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। देखो जो बायोस्फीयर में है ना, दो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, एक तो हो गया प्लांट किंगडम और एक हो गया एनिमल किंगडम, और बाकी हो गया हमारा बैक्टीरिया, फंजी, algae, ये सब है, ये अलग टॉपिक है। ओके, साइंस में आ जाएगा ये, जूलॉजी पार्ट में। ओके, तो ये इसमें बेसिक में क्या बोल रहा है, द ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फीयर में डिवाइडेड इनटू प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। फिर बोल रहा है द थ्री डोमेन्स ऑफ अर्थ इंटरैक्ट विच ईच अदर एंड अफेक्ट ईच अदर इन सम वे और अदर। देखो थ्री डोमेन्स ऑफ अर्थ क्या बोला, मैं आपको बताया था, ये हो गया लिथोस्फीयर, एक मिनट इरेज कर देता हूँ, हाँ, ये हो गया लिथोस्फीयर और ये हो गया हाइड्रोस्फीयर और ये हो गया एटमॉस्फेयर। ओके, ये थ्री डोमेन ऑफ अर्थ ना जहाँ पे इंटरेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। ये बोलते हैं क्या, द थ्री डोमेन्स ऑफ अर्थ इंटरेक्ट विच ईच अदर एंड अफेक्ट ईच अदर इन सम वे और अदर। ओके, फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, हाँ, फॉर एग्जाम्पल हम क्या करेंगे, हमारे नीड के लिए हमें चाहिए लकड़ी खाना बनाने के लिए, हम लोग क्या करेंगे, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर फुलफिलिंग आवर नीड्स ऑफ वुड, क्लियरिंग ऑफ लैंड एंड एग्रीकल्चर में लीड टू फास्ट रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम स्लोप। अभी देखो हम अगर फॉरेस्ट वगैरह क्लियर करेंगे तो वो लोग क्या करेंगे, जो ट्रीज प्लांट्स वगैरह रहते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, सॉइल को खींच के रखते हैं ताकि वो सॉइल इरोजन ना हो। अगर हम लोग उसको ही अगर कट कर देंगे तो क्या करेंगे, उन लोग को बाइंडिंग करके रखने के लिए तो कोई मैकेनिज्म नहीं रहेगा ना, तो सॉइल इरोजन फिर होगा, एयर की वजह से होगा, वाटर की वजह से होगा, ग्लेशियर की वजह से होगा, सब में होगा। ओके, तो ये बोल रहा है, तो इस हिसाब से हम लोग जो क्लियर कर देते हैं ना फॉरेस्ट वगैरह, तो रिमूवल ऑफ सॉइल हो जाता है, सॉइल रिमूव हो जाता है स्लोप से। सिमिलरली अर्थ सरफेस में भी चेंज ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज लाइक अर्थक्वेक। अर्थक्वेक वगैरह आता है ना, अर्थक्वेक अगर हुआ फिर उसके अर्थक्वेक की वजह से भी हमारा अर्थ का सरफेस चेंज हो जाता है। अभी देखो यहाँ पे पेड़ पौधा सब रहेगा, टाउन सिटी होगा रहेगा, सब यहाँ पे रहेगा। अगर इधर ही अर्थक्वेक आ गया तब ये सब टूट जाएगा तो फिर क्या होगा, सब प्लेन हो जाएगा ना, तो क्या हुआ, फिर अर्थ का स्ट्रक्चर फिर से चेंज हो गया। यही बोल रहा है। फिर क्या बोल रहा है, फॉर एग्जाम्पल देयर कुड बी सबमर्जेंस ऑफ लैंड एज इज हैपेंड इन केस ऑफ सुनामी रिसेंटली। जो अंडमान निकोबार में सुनामी आया था, कुछ पार्ट सबमर्ज हो गया था, ये बोल रहा है। ओके, ये यहाँ पे यही बता रहा है कि हमारा अर्थ का जो डायमेंशन है, जहाँ पे जो अर्थ का हमारा लिथोस्फीयर है, वो चेंजेस कैसे होता है। कुछ एक्टिविटी नेचुरल रहता है
कुछ कुछ एक्टिविटी मैन मेड रहता है। देखो पहला वाला जो है ना, ये मैन मेड एक्टिविटी हो गया, और ये देखो जो अर्थक्वेक आ गया, ये भी नेचुरल भी है अर्थक्वेक, और कभी कभी मैन मेड से भी अर्थक्वेक आ जाता है। सपोज आप मिसाइल टेस्ट करेंगे, ओके, तो अर्थक्वेक आएगा। और भी बहुत सारे रीज़न है अर्थक्वेक आने का, ह्यूमन मेड भी अर्थक्वेक है और बाकी नेचुरल भी अर्थक्वेक है। ये आपको क्लास 11 एनसीईआरटी में पढ़ने को मिलेगा। फिर क्या बोल रहा है, फॉर एग्जांपल, और ये देखो ये एक नेचुरल कॉज है, जो सुनामी हो गया, सुनामी में एक है एर्थ का सरफेस चेंज होने में, नेचुरल एक रीजन, ओके। फिर बोल रहा है पार्ट्स ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड वेयर सबमर्ज्ड अंडर वाटर, ओके। यही सुनामी की वजह से अंडमान और निकोबार आइलैंड का कुछ पार्ट सबमर्ज हो गया था। और क्या बता रहा है, डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल इनटू लेक रिवर्स मेक द वाटर अनसुइटेबल फॉर ह्यूमन यूज। देखो एक तो हमको पानी कम है अर्थ में पीने के लिए, ओके, 97% तो सॉल्ट वाटर ही है, और कुछ जो फ्रेश वाटर है उसमें से कुछ तो हमारा आइस में भी, आइस में ग्लेशियर में रीजन में है, और कुछ तो ग्राउंड वाटर में है, और जो भी कुछ फ्लो वाटर है, रिवर हो गया, लेक्स हो गया, पॉन्ड्स हो गया, जो भी पीने के लिए लायक है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, सब डिस्चार्ज कर देंगे वेस्ट मटेरियल वगैरह, लेक में डाल देंगे, रिवर में डाल देंगे, तो वो पानी क्या ख़राब हो गया ना, हम पी नहीं पाएंगे। और जो भी बायोडाइवर्सिटी वहाँ पे रहेगा, उन लोग को भी वहाँ पे लाइफ सर्वाइविंग के लिए दिक्कत होगा, वो लोग भी कुछ कुछ माइग्रेशन कर जाएंगे, नहीं तो कुछ कुछ का डेथ हो जाएगा वहाँ पे, ओके। तो इट ऑल्सो क्या बोल रहा है फिर, इट ऑल्सो डैमेज द अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, ये तो बोल रहा था कुछ कुछ लाइफ वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और डाई हो जाएंगे, ओके। तो इसीलिए क्या कर रहे हैं, जितना भी हमारा पॉल्यूशन वगैरह है ना, उसको हम होलिस्टिक वे में उसको ना, होलिस्टिक वे में उसको हम प्लेसमेंट, हाँ, तो जो भी हमारा इमिशन वगैरह होता है ना, जो भी पॉल्यूटेंट है, उसको हम सेग्रीगेट करके होलिस्टिक वे में हम लोग उसको ट्रीटमेंट करना चाहिए, ताकि उसको बायोडाइवर्सिटी के ऊपर उसको असर ना हो और इफ़ेक्ट ना हो, ओके। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, हाँ, इमिशंस फ्रॉम इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री से इमिशन वगैरह होता है ना, थर्मल पावर प्लांट हो गया, व्हीकल हो गया, ये सब से भी एयर पोल्यूशन होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज एन इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर, ये तो पता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है एयर का, वो अर्थ को वार्म रखता है, ठंडा होने से अर्थ को बचाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही प्लांट क्या करते हैं, उसको एक्सेस करके खाना बनाते हैं, अपना फूड तैयार करते हैं, और प्लांट बढ़ते हैं तो उनका फ्रूट, उनके वजह से हम लोग को फूड मिलता है, ओके। तो उस हिसाब से देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है और इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है एयर का। बट द इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लीड्स टू इंक्रीज द ग्लोबल टेम्परेचर एंड इज टर्म्ड एज ग्लोबल वार्मिंग। पर ऐसा नहीं है कि ये इम्पोर्टेंट है, सच है, मगर ये इतना भी ज़्यादा अगर बढ़ गया ना, ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो क्या करेगा, देखो ये अर्थ को गर्म रखता है, वार्म रखता है, तो ये खुद ही वार्म है, इसका मतलब अगर ये इसका इंटेंसिटी अगर बढ़ गया, ये ज़्यादा वार्म हो गया, तो ये क्या करेगा, अर्थ को और वार्म कर देगा, और वार्म कर देगा तो हमको सर्वाइव के लिए फिर खतरा होगा। उसको क्या करेगा, फिर उसको बोलेंगे, हम डेफिनेशन क्या देते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, ओके। हमको जितना टेम्परेचर चाहिए उतना चाहिए बस, अगर उससे ज़्यादा टेम्परेचर हो गया ना, तो वो वार्म हो गया, ओके। और ये ग्लोबल में हुआ, पूरा सब अर्थ में चारों जगह हुआ, तो इसीलिए उसको बोलते हैं क्या, ग्लोबल वार्मिंग, ओके। ये हायर स्टैंडर्ड में आपको इसका डेफिनेशन भी देखने को मिलेगा और इजीली आप समझ सकेंगे, बस ये बेसिक है ना, इसलिए इतना ही समझ लो। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है, ओके, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेंसिटी बढ़ जाता है तो। फिर क्या बोल रहे हैं, देयर इज दस ए नीड टू लिमिट द यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ अर्थ एंड मेंटेन द बैलेंस बिटवीन द डोमेन्स ऑफ लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर। इसीलिए यहाँ पे एक ज़रूरत है कि जो भी रिसोर्सेस है ना अर्थ का, वहाँ पे एक बैलेंस मेंटेन किया जाए, ताकि जो लिथोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है और हाइड्रोस्फीयर है, उसमें ना एक बैलेंस हो और टसल ना हो, और इजीली जो भी हम गेन किए वो रिप्लेनिश हो जाए, और उस हिसाब से वो अपने आप रिस्टोर हो जाए, ओके। वही एक बैलेंस जैसे हो सके, यही बता रहा है। तो आई थिंक यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है। हाँ, अभी यहाँ पे एमसीक्यूज आया आपका, तो जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं, ओके।
तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, द माउंटेन रेंज, वो ऐसे कौन सा माउंटेन रेंज है जो सेपरेट करता है यूरोप को एशिया से। हम तो देखे थे, ये बुक में ही मेंशन है, उरल माउंटेन। ओके, और ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन जाता है, यूपीएससी में पूछ लेता है यूरल माउंटेन कहाँ पे है, ऐसा लोकेशन पूछ लेता है। ओके, इसलिए बोल रहा था एनसीईआरटी को बेसिक से जानने का है, बेसिक से जानोगे ना तो क्वेश्चन वगैरह इजी रहेगा आपको एक्सेस करने को यूपीएससी का। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज लिंक टू साउथ अमेरिका बाय। नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका लिंक कैसे हुआ है, ये भी तो हमको पता है, इस्थमस बोल के कुछ था। ओके, हाँ ये देखो इस्थमस, कौन सा इस्थमस, पानामा इस्थमस। ओके, पानामा इस्थमस से कनेक्ट हुआ है। फिर क्या बोल रहा है, द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटमॉस्फेयर बाय परसेंटेज, सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर में कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट है, हमें तो पढ़े थे नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है। ओके, उसके बाद आएगा ऑक्सीजन, ये 71%, ये 77% कितना था आपको देखे थे ना, नाइट्रोजन कितना है। चलो देखते हैं फिर, मुझे तो याद है, आपको फिर से याद कराने के लिए फिर से आना पड़ रहा है मुझे। ओके, ताकि आप देख सको, और जब भी आप एनसीईआरटी में देखोगे ना तो अच्छे से पढ़ सकोगे। ओके, ये देखो कितना है, 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, और 1% वगैरह अदर गैसेस है। ओके, ऐसे याद रखना है फैक्ट वगैरह, क्योंकि अभी यूपीएससी में फैक्ट वगैरह भी आ जाता है, ज़्यादा क्वेश्चन आ जाता है, जैसे ना ओनली वन स्टेटमेंट करेक्ट, दो स्टेटमेंट करेक्ट, या सब करेक्ट है या कोई भी करेक्ट नहीं, ऐसे पूछ रहा है अभी। तो इसलिए आपको फैक्ट याद रखना ज़रूरत है। नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन 21% है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो क्या बोल रहा है, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटमॉस्फेयर बाय परसेंट, नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड आर्गन वगैरह ये सब कितना है 1% है। ओके, फिर क्या बोल रहा था, डोमेन ऑफ अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड रॉक, ये तो पहले लेक्चर से मैं बताया था आपको, पहले क्लास से। सॉलिड रॉक से जो अर्थ का जो डोमेन है उसको क्या बोलते हैं, रॉक यानी कि लिथो यानी कि लिथोस्फीयर। ओके, फिर लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है, विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ये भी इजी, सबसे ज़्यादा है एशिया और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया आएगा छोटा। ओके, सबसे छोटा। फिर नेक्स्ट आएगा क्या, हाँ ये यूपीएससी का क्वेश्चन आया था आपको, जैसे मैं बोल रहा था जो भी चैप्टर पढ़ेंगे उस चैप्टर का यूपीएससी में कैसा क्वेश्चन आया है उसको देखेंगे। तो देखो ये पहला क्वेश्चन क्या आया था, 1996 में आया था ये चैप्टर से, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव। रेडियो वेव को डिफ्लेक्शन कौन सा लेयर करता है, ओके, आयनोस्फीयर। ओके, ये हायर स्टडी में आपको इसका यूजेस वगैरह सब आ जाएगा। हम ये आज देखे थे ना, ट्रोपोस्फीयर पढ़े थे, स्ट्रेटोस्फीयर पढ़े थे, मीसोस्फीयर पढ़े थे, आयनोस्फीयर पढ़े थे, ओके, थर्मोस्फीयर वगैरह, और एक्सोस्फीयर पढ़े थे। इसीलिए ये क्वेश्चन मैं आपको दिखाया, नहीं तो इसको ना क्लास 11 एनसीईआरटी में ही आता है। फिर क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन द रेगुलर डायरेक्शन ऑफ ओशन करंट इन इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में देखो, इंडियन ओशन का क्लास सिक्स में था ना, ये मेजर डोमेन में ओशन में हम पढ़े थे इंडियन ओशन के बारे में। क्या बोल रहा है, ऐसे कौन सा फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है रेगुलर डायरेक्शन ओशन करंट, इंडियन ओशन में जो ओशन करंट जाता है ना उसका डायरेक्शन चेंज में कौन सा फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है। तो इसका आंसर है क्या, इंडियन ओशन हैज मानसून ड्रिफ्ट, मानसून आता है ना इंडियन ओशन में, इसी वजह से ओशन का करंट का डायरेक्शन चेंज होता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ए लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर कॉल्ड आयनोस्फीयर फैसिलिटेट्स रेडियो कम्युनिकेशन। ये अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है ना इसको आयनोस्फीयर बोलते हैं, और इसमें रेडियो कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। क्यों, वाई बोल रहा है, तो इसका क्या है, द प्रेजेंस ऑफ ओजन लेयर, ओजन कॉजेस द रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स टू अर्थ। क्वेश्चन फिर से देखो क्या बोल रहा है, द लेयर इन द अर्थ एटमॉस्फेयर कॉल्ड आयनोस्फीयर फैसिलिटेट्स रेडियो कम्युनिकेशन। आयनोस्फीयर में, अर्थ का एटमॉस्फेयर में जो आयनोस्फीयर है वो रेडियो कम्युनिकेशन में हेल्प कर रहा है। क्यों, क्वेश्चन पूछ रहा है। ओके, तो पहला स्टेटमेंट क्या दिया है,
द प्रेजेंस ऑफ ओजन कॉजेज द रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव टू अर्थ। देखो पहली बात तो आयनोस्फीयर में आपका ओजन नहीं आएगा, ओके, तो इसीलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो पहला अगर गलत हो गया 1 कटा, बोथ कटा, इधर बी होगा नहीं तो डी होगा, ओके। फिर क्या बोल रहा है, रेडियो वेव्स हैव वेरी लॉन्ग वेवलेंथ। हाँ ये तो ठीक है, ये तो साइंस में ही पता है हमको, ओके। आपको ट्रिक बताऊंगा कि कैसे कौन जो हमारा रेडियो वेव हुआ, एक्सरे हुआ, फिर हमारा क्या आएगा यूवी हो गया, ओके। ये सब का ट्रिक है याद रखने का, आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास, जैसे इसका यूजेस आएगा नेक्स्ट क्लासेस में, ओके। तो इसका आंसर क्या होगा, ओनली 2, ओके। रेडियो वेव्स हैव वेरी लॉन्ग वेवलेंथ। नेक्स्ट क्या, हाँ ये क्वेश्चन 2012 में आया था। नॉर्मली टेम्परेचर डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग हाइट। ये तो एनसीईआरटी में पढ़े थे ना, टेम्परेचर डिक्रीज होता है हाइट बढ़ने से, ये तो आज का लेक्चर में पढ़े थे हम। फ्रॉम द अर्थ सरफेस, बिकॉज, क्यों, ओके। तो क्या बोल रहे थे, एटमॉस्फेयर कैन बी हीटेड अपवर्ड ओनली फ्रॉम अर्थ सरफेस। अभी देखो अर्थ का सरफेस यहाँ पे जो ये जो एयर एटमॉस्फेयर रहेगा ना वो जल्दी गर्म होगा, फिर उससे कम गर्म ये वाला जगह होगा, फिर उससे कम ये वाला जगह होगा, फिर उससे कम ये वाला एयर होगा, फिर उससे कम ये वाला एयर होगा। तो इस हिसाब से देखें ना तो अर्थ का नज़दीक में जो एयर रहेगा ना वो सबसे ज़्यादा गर्म होगा, उसके ऊपर ऊपर जितना एयर रहेगा ना वो उससे कम गर्म होते होते जाएगा। ये तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया जो बोल रहा है द एटमॉस्फेयर कैन बी हीटेड अपवर्ड ओनली फ्रॉम द अर्थ सरफेस, जो मैं आपको अभी बताया। फिर दूसरा क्या बोल रहा है, देयर इज ए मोर मॉइस्चर इन अपर एटमॉस्फेयर। ये तो गलत है, क्योंकि तो हम पढ़े थे आज जो एयर का डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा अर्थ का एटमॉस्फेयर में होता है और ऊपर ऊपर जाने से वो कम होते होते जाता है। फिर वैसे मॉइस्चर भी जो है ना वो सबसे ज़्यादा सी लेवल में होगा। ये भी हम एनसीईआरटी में इसका प्रीवियस क्लास में पढ़े थे, जो ओशन टाइम पढ़ते वक्त हाइड्रोस्फीयर में सबसे ज़्यादा मॉइस्चर यहाँ पे सी लेवल में होगा, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ये मॉइस्चर भी कम होते होते जाएगा। तो उस हिसाब से देखें ना तो ये गलत हो गया, 2 अगर कट कर देते हैं, ये 2 कट हुआ, ये 2 कट हुआ, तो आंसर क्या होगा 1 होगा, नहीं तो 1 and 3 होगा। फिर तीसरा क्या बोल रहा है, द एयर इज लेस डेंस इन अपर एटमॉस्फेयर। हाँ ये तो पता है हमें तो बुक भी हमको बताया है कि एयर जो है ना ऊपर ऊपर जाएंगे तो उसका डेंसिटी कम हो जाएगा, सबसे ज़्यादा डेंसिटी लोअर एटमॉस्फेयर में रहेगा। तो क्या बोल रहा है, द एयर इज लेस डेंस इन अपर एटमॉस्फेयर। हाँ ये करेक्ट है, तो उस हिसाब से क्या है 1 and 3 हो गया इसका आंसर। फिर नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे ख़त्म हुआ स्लाइड, ओके। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब करना और दोस्तों से शेयर करना, जितने ज़्यादा हो सके दोस्तों को शेयर करना। ये लेक्चर ना सिर्फ यूपीएससी के लिए नहीं है, ये एनसीईआरटी का क्लास है। एनसीईआरटी यानी बेसिक, सब इसको देख सकते हैं और सब इससे कुछ सीख सकते हैं। जैसे ये हमारा यूपीएससी हो गया, स्टेट पब्लिक सर्विस हो गया, जैसे कि एमपीएससी, ओपीएससी, टीपीएससी और यूपीपीएससी, बीपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस सब देख सकते हैं। इसके साथ साथ रेलवे भी देख सकते हैं, एसएससी वाले भी देख सकते हैं, एनटीपीएस, जितना भी एनसीईआरटी और जो भी क्लासेस वगैरह है ना 6th क्लास का बच्चे भी आपको देख सकते हैं सीबीएसई पैटर्न का, ओके। तो ये सबसे बेसिक है और मुझे नहीं लगता कि इतना इजी और इतना बेसिक से आपको बहुत कम पढ़ाएंगे इसे, ओके। सो आज के लिए इतना, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।